नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्धमान क्लासेज सूरतगढ़ में। मैं संजीव शर्मा आपको साइंस के कुछ टॉपिक करवाने जा रहा हूं और ये जो साइंस के जो टॉपिक हैं, आगामी जो भी भर्ती हैं अपनी, जैसे कि अपने अगर देखें वनपाल, वन रक्षक, रीट और एसआई, इन सभी में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इन सभी का अगर हम सिलेबस देखें तो यहाँ पर एक सामान्य विज्ञान हमें देखने को मिलता है, मतलब हमें यहाँ पर एक सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है और वो ही मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले तो ये सामान्य विज्ञान अगर इसे देखें तो ये है क्या। सबसे पहली बात भी सामान्य विज्ञान क्या है ये। तो यहाँ पर जो हम अपने दैनिक जीवन में जो विज्ञान होता है, हमारा दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसी को हम क्या कह देते हैं, सामान्य विज्ञान। और इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स इन सभी भर्तियों में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो जब हम सामान्य विज्ञान की बात करता हूँ तो हमें कोई ज़्यादा डीपली ना देख करके सामान्य यानी जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है उसी विज्ञान को हमें देखना होगा। अब सामान्य विज्ञान में अगर हम देखें तो विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे वनस्पति विज्ञान, ठीक है। दूसरी अगर हम देखें जीव विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान। ये तीन हमारे सिलेबस के हिसाब से, मेनली अगर हम बात करें सिलेबस के हिसाब से, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का अध्ययन करेंगे। पादप यानी पौधे, जितने भी पौधे हैं उन सभी को वनस्पति विज्ञान जो शाखा है हमारी उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में आएंगे आपके सभी जीव जंतु, उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, जीव विज्ञान में। और ये जो अंत में आता है रसायन विज्ञान, तो ये हमारा दैनिक जीवन में, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें सॉल्ट्स, कुछ रसायन के बारे में, ठीक है। घर से ही अगर हम शुरू करें तो जैसे NaCl, साधारण नमक, NaCl, तो देखो ये इसका फॉर्मूला है और आम बोलचाल में हम इसको क्या कह देते हैं, साधारण नमक। तो ये हमारे विज्ञान की एक रूपरेखा है और इसमें हमें केवल सामान्य जानकारी जो कि हमसे संबंधित है उसको फोकस करना है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे जो मेन टॉपिक है अपना जीव विज्ञान, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो अपना होता है जीव विज्ञान का। तो इसी में जीव विज्ञान में ही अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन जो बनता है भाई, जीव विज्ञान के जनक, देखें हम जीव विज्ञान के जनक, बिल्कुल लास्ट भर्तियों में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला भाई, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आता है अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के पितामह, ये कुछ शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान जो है दो भागों में बढ़ जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा था, जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो था वनस्पति, दूसरा आता है आपका जंतु। देखो दोनों ही जो हैं सजीव हैं, तो वनस्पति एवं जंतु विज्ञान।
यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, फिर एक क्वेश्चन और हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक, तो थियोफ्रस्टस जो हैं इनको फादर ऑफ बॉटनी यहाँ पर कहा जाता है। और अगर हम बात करें जंतु विज्ञान, तो यहाँ पर जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान जो है इनके जनक दोनों के सेम अरस्तु जो हैं वो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसी क्रम में अगर हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अब जो डिस्कशन कर रहे हैं हम, वो है आहार एवं पोषण, यानी जो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो किस पर बेस्ड रहेगी, आहार एवं पोषण। तो हम सभी जानते हैं आहार, जो कुछ हम दैनिक जीवन में खाते हैं वो हमारे लिए क्या है, आहार है। अब क्यों ज़रूरत है खाने की, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें यहाँ पर भी खाने की आवश्यकता क्यों है, तो एक सिंपल सा आंसर जो आता है वो आता है अपना एनर्जी के लिए। हम किस लिए यहाँ पर भोजन करते हैं, भोजन की ज़रूरत हमें क्यों रहती है, तो ऊर्जा के लिए। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा इसके लिए जो है हमें किसकी, भोजन की जो है क्या आवश्यकता रहती है। तो इसी को अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी जीव है वो बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के ज़्यादा समय तक जो है जीवित नहीं रह सकता। कोई भी सजीव की अगर हम बात करें तो अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए उसको क्या रहती है, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। हम सभी जानते हैं बाइक वगैरह है या जितने भी गाड़ियां हैं, इनमें ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है, किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। जो हमारा शरीर है उसको ऊर्जा की जो है क्या ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, और इसीलिए हम भोजन करते हैं। अब भोजन में जो हम सबसे पहले अगर देखें तो एक वर्ड आता है संतुलित आहार। तो अब ये जो संतुलित आहार है ये वास्तव में वो भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वो क्या रहेगा, हमारा संतुलित भोजन रहेगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस। अब एक अगर हम यहाँ देखें भाई संतुलित आहार में कौन कौन से घटक हैं, इनको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आता है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल एवं आहारी रेशे, ये सभी हमारे संतुलित भोजन के अवयव कहलाते हैं। तो वन बाय वन अब हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन की आवश्यकता, तो इसको अगर हम देखें तो ऊर्जा के लिए, पहला अगर हम देखें ऊर्जा के लिए, दूसरा अगर हम देखते हैं शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की जो वृद्धि है बिना भोजन के संभव नहीं है। रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा। आज के माहौल में अगर हम देखें कोरोना वायरस, तो यहाँ पर हमें यही कहा जाता था कि भाई आपका जो आहार है वो कैसा है, अगर डाइट अच्छी है तो आपके अंदर रोगों से जो है लड़ने की जो है एबिलिटी आ जाती है। तो बिल्कुल रोगों से लड़ने में, रोगों से सुरक्षा में भी हमें एक संतुलित भोजन, अच्छे भोजन की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। अगर हम भोजन को शरीर का ईंधन भी अगर कहें तो ये जो है गलत नहीं होगा। शरीर का ईंधन
क्या? भोजन। तो रोगों से सुरक्षा में हो गया शरीर की वृद्धि। और एक पॉइंट अगर हम यहां और डिस्कस करें, उपापचयी क्रियाओं का नियमन। उपापचयी क्रियाओं का जो नियमन है वो भी भोजन के द्वारा ही क्या हो पाता है? संभव हो पाता है। तो उपापचयी क्रियाओं का नियमन, तो यहाँ पर कुछ शब्द तो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। एक बार देखते ही भी ऊर्जा, जैसे कि शरीर को काम करने के लिए अगर हम ज़्यादा काम करते हैं हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। और इसी बेस पर, ऊर्जा के बेस पर भी जो डाइट होती है वो क्या होती है? पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति विशेष में क्या हो जाती है? अलग अलग। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम देखें जो लेबर क्लास है, या अगर हम बात करें जो खेत में काम करने वाले जो किसान हैं, भाई हैं अपने, उनको ऊर्जा की सामान्य रूप से अधिक आवश्यकता होगी, तो उनकी डाइट उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम ऑफिस में वर्क करने वाले, जो कि एक आजकल कंप्यूटर का युग है, एक वर्क रहता है भाई, ठीक है, ऑफिस में गए, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, बैंक है या और भी कोई ऑफिस हैं, तो केवल क्या रहता है? सिटिंग वर्क रहता है भाई, ठीक है, कंप्यूटर पर काम किया, तो उसमें हम कोई ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वर्क हो रहा है नो डाउट। लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम यहाँ पर, तो जो अगर हम देखते हैं लेबर क्लास जो भी है, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। किसके? जो कि इजी काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर पर ही काम करना है, उस पर्सन से कहीं ना कहीं ऊर्जा की रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा होगी? जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस हिसाब से भी हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। शरीर की वृद्धि अगर हम देखें तो बच्चा जो है छोटा सा जन्म लेता है और जीवन भर उसकी जो है एक वृद्धि चलती रहती है। अगर हम देखें तो 17-18 साल तक तो उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उस तरह के शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी जो है भोजन की क्या रहती है? यहाँ पर आवश्यकता रहती है। रोगों से सुरक्षा, मैंने बताया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी जीवाणु है, वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडी हैं, वो अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से डेवलप हो पाएँ, वो रोगों से सुरक्षा में भी। अब यहाँ पर एक बात आती है उपापचय, ये जो वर्ड है, बिल्कुल इसको अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये उपापचय क्या है? तो अगर हम देखें, ये एक सेल, कोशिका, तो कोशिका में ये हम एक केंद्रक बना लेते हैं, केंद्रक, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक सामान्य, जो यहाँ पर हमने एक सामान्य सेल देख पा रहे हैं, इसमें भोजन, जो कि भोजन हम पढ़ रहे हैं, वो एंटर हो जाता है। ये भोजन, इसको भी मैं बताता हूँ भी किस तरह से। और एक हम एंट्री करा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, O2, ऑक्सीजन, ये। तो चलिए इसको देखें भी भोजन कैसे पहुँचा, और क्योंकि पहुँचा कैसे सेल तक, एक तो यही क्वेश्चन है। तो देखो, जो भी हम खाते हैं ये हमारा भोजन है, कुछ ना कुछ हम प्रोटीन लेंगे, विटामिन, बिल्कुल इनको 1 बाय 1 डीप में हम डिस्कस करेंगे। तो ये भोजन जो है हमारी कोशिका तक पहुंचता है। अब थोड़ा सा अगर कोशिका को मैं अगर आपको बता दूं तो ये समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो कि हमारी पूरा संरचना भी बना रही है। कैसे संरचना? अब संरचना का क्या मतलब है? अगर यहाँ देखें, संरचना मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं आप लोग, मल्टीप्लेक्स मॉल बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी है। छोटी छोटी ईंटें जो हैं मिलकर के एक बड़ी बिल्डिंग बना देती हैं। वैसे ही सभी जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं से। यानी कोशिका वो सबसे छोटी यूनिट है। अगर हम किसी बिल्डिंग में देखते हैं तो सबसे छोटी यूनिट हमने कहा ईंट, ब्रिक,
और अगर हम किसी भी सजीव को देखते हैं तो वहाँ पर जो सबसे छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, वो क्या होती है? कोशिका। जो काम हम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे काम कोशिका में भी होते हैं। एग्जाम्पल, श्वसन, हम सांस ले रहे हैं, हर कोशिका सांस ले रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है वो सांस कैसे ले रही है? हमारे पास तो लंग्स हैं, इनहेल एक्सहेल चलता रहता है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। तो जो यहाँ पर अब कोशिका को श्वसन कराना है या ये भोजन लेके जाना है या ऑक्सीजन लेके जाना है, इसमें रक्त जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रक्त यानी जो हमारा रुधिर है वो क्या करेगा? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस में? भोजन ले जाना है तो, ऑक्सीजन ले जानी है तो कौन लेके जाएगा? रक्त लेके जाएगा। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन जिसको हम कहते हैं, तो अब भोजन का परिवहन किसके द्वारा हुआ? हम देख रहे हैं रक्त के द्वारा। क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? आंसर फिर आ गया, रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा। तो ये जो भोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, अब भोजन डाइजेस्ट हुआ हमारे स्टमक में, जो इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत, भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? पाचन छोटी आंत में। अब छोटी आंत में पाचन होने के बाद रक्त के द्वारा भोजन हर कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? हर कोशिका में। और ये ऑक्सीजन भी इसी रक्त के माध्यम से हर कोशिका में पहुंचा दी जाती है। तो अब हम देखें, कोशिका तक हमने क्या पहुंचा दिया? भोजन भी पहुंचा दिया। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। पाचन कहाँ हुआ था? छोटी आंत में, लेकिन पहुंच कहाँ गया? हर कोशिका में। ऐसे ही ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा दिया गया? आपके सेल के अंदर। अब कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस, शक्ति ग्रह। ये ऑक्सीजन और भोजन, तो यहाँ पर एक ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी भोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो भोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। बस इसी ऑक्सीकरण से यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, जो ऊर्जा हम ये पढ़ रहे थे। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और फिर मैंने बताया था आपको हर सेल में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हर सेल में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये निर्माण, अब ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ? बिल्कुल हमने देख लिया, भोजन हमको लेना पड़ा, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ी, और इन दोनों के ऑक्सीकरण से जो है किसका? ऊर्जा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और यही ऊर्जा हम दैनिक जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में लगातार क्या करते रहते हैं? उपयोग करते रहते हैं। किसके फॉर्म में? ईंधन के फॉर्म। ऊपर क्या लिखा था भाई? भोजन क्या है? ईंधन है। हमारा शरीर तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ईंधन के रूप में हमें भोजन की आपूर्ति होती रहेगी। कई बार व्रत रख लेते हैं, 1 दिन 2 दिन, तो बड़ा शरीर जो है ढीला सा हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, या सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा सा, मतलब दूसरा कोई साथी होता है वो भी पहचान लेता है भी क्या बात है, ढीले से लग रहे हो। बस यही ऊर्जा की आपूर्ति क्या हो गई? कम हो गई। अब ये जो ऊर्जा है शरीर में काम आ जाएगी, लेकिन जो ऊर्जा काम नहीं आती है, वो यहाँ पर क्या? ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित कर दी जाती है। यानी जितनी काम आई शरीर के वो तो ठीक है, जो बच गई उसको संचित कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं, मान लो यूज़ करने के बाद, उसको हम क्या कर देते हैं? बैंक में जमा करा देते हैं। ठीक है, अब बैंक में जमा कराने के बाद जब हमें आवश्यकता होती है तब उनको क्या कर लिया जाता है? यूज़ कर लिया जाता है। तो अब एक्स्ट्रा जो भोजन था वो क्या कर लिया गया? स्टोर कर दिया गया कोशिका में। अब वो जो भोजन है वो ग्लाइकोजन किस रूप में संचित हो जाएगा? आपका ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में
संचित होना, और दूसरा जो हमने यहाँ पर बना देखा था ऊर्जा का निर्माण होना। बस इन्हीं दोनों को, यानी ऊर्जा बन भी रही है और संचित भी हो रही है, ये कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी? उपापचयी क्रियाएं। यानी ये यहाँ पर अगर हम देखें, यानी भोजन आगामी आवश्यकता के लिए आज काम का नहीं है, कल काम आएगा, संचित हो रहा है। आज की आवश्यकता भी क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। इसी को क्या कह देते हैं हम? उपापचयी। अगर इसको तोड़ के देखें तो उपापचयी क्रियाओं को उपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन जो है दो तरह की क्रियाओं का ये क्या रहता है? मिश्रण रहता है, उपापचय। तो अब इसमें हम यहाँ पर जो भोजन के घटक हैं उसको डिस्कस करेंगे कि भाई भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो आइए देखें, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर हमने देखी उपयोगिता, आवश्यकता क्यों है भोजन की, वो हमने डिस्कस कर ली। अब जो भोजन के अवयव कह दीजिए आप, घटक कह दीजिए, उसको हम देख लेते हैं। तो भोजन के घटक, अब भोजन के घटक नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अगर हम देखें प्रोटीन, 3 नंबर पर वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे। ये हमारे भोजन के क्या हैं? घटक हैं। भोजन के घटक, अवयव, घटक और अवयव तो कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल एवं आहारी रेशे। थोड़ा सा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हालांकि डीपली हम इनको 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर यहाँ देखें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वसा ये भी ऊर्जा देने वाले हैं। इसके बाद प्रोटीन अगर हम देखते हैं तो बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, ये हमारे शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। विटामिन जो कि अभी हमने देखा था उपापचयी क्रियाओं का नियमन करेंगे। खनिज लवण ये भी उपापचयी क्रियाओं का नियमन। जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, लेकिन जल जो है जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सभी उपापचयी क्रियाएं जलीय माध्यम में, यानी जितने भी पदार्थों का निर्माण होता है वो जल में घुलित अवस्था में ही हमारे शरीर में संभव हो पाता है। और आहारी रेशे जो कि भोजन के पाचन में जो है हमारा क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, आहारी रेशे। तो ये जो लास्ट के जो 2 है ना, ये इनसे हमें कोई ऊर्जा या कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ऐसा कुछ हमें अलग से मिलता नहीं है कि भाई अरे ऊर्जा की ज़रूरत है 2-3 गिलास पानी पी लो, नहीं। आहारी रेशे अगर हम बात करें तो सलाद वगैरह बिल्कुल आगे डिटेल में देखेंगे, सलाद वगैरह, तो उससे क्या है केवल भोजन के ये पाचन में जो कुछ हमने भोजन में लिया है, संतुलित आहार में लिया है, उसके पाचन में क्या करेंगे? ये हमारा सहयोग करेंगे। तो जल और आहारी रेशे हैं जिनसे हमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर ना तो ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, ना कोई शरीर का निर्माण, लेकिन बहुत आवश्यक है। जल तो जीवन का आधार है। जितनी भी अंदर शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं वो जल में जो भी पदार्थ हैं हमारे घुलित अवस्था में ही उनके आपस में जो है क्या हो पाती है? क्रिया हो पाती है। या जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो उपापचयी जो कि हमने देखी, वो जल के बिना संभव नहीं है। और अगर सामान्य रूप से देखें तो शरीर के ताप का नियंत्रण, जब कभी एकदम गर्मी सी होती है, पसीना आता है और थोड़ी देर में शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो कुछ हैं ये क्या है? हमारे भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव को अगर हम वर्गीकृत करना चाहें यहाँ पर कि भाई इसको वर्ग में किस किस हिसाब से ये हमारे लिए उपयोगी हैं,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट और अगर इनको देखें, सॉरी, ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों को ऊर्जा के लिए, ये ऊर्जा देने वाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसको प्रोटीन को यहाँ से हटाकर हम अलग कर लेते हैं, यानी ये जो दोनों हैं ये क्या हो जाएंगे आपके ऊर्जा के लिए। अगर प्रोटीन देखें, प्रोटीन ये शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण। अब शरीर का निर्माण से मतलब है जब हम कभी जिम वगैरह जाते हैं तो जो हमारे ट्रेनर होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा करिए, आप ऐसा भोजन ज़्यादा करिए जिसमें क्या हो, प्रोटीन हो। तो शरीर का निर्माण करने वाले कौन से हो गए, अगर हम यहाँ पर देखें शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन हैं। विटामिन और खनिज लवण को अगर यहाँ देखते हैं इन दोनों को, तो ये उपापचयी क्रियाओं में सहायक, उपापचयी क्रियाओं में क्या रहते हैं, सहायक रहते हैं, ठीक है। और जल और आहारी रेशे, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो आहारी रेशे हैं वो भोजन के पाचन में। इसके अलावा एक और यहाँ पर वर्णन अगर यहाँ देखें तो RNA व DNA, ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है ये जो है वंशानुगति में, वंशानुगति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये हमने अवयव को उनके कार्य के हिसाब से क्या काम आ रहे हैं उस हिसाब से हमने यहाँ पर इनको क्या कर दिया, अलग अलग विभाजित कर दिया। कभी कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या काम आएंगे, ऊर्जा देने में आएंगे। विटामिन और खनिज लवण की अगर हम बात करें उपापचय क्रियाओं में सहायक है। प्रोटीन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या काम आएगा, शरीर का निर्माण। जल एवं आहारी रेशे अगर हम देखें तो जल और आहारी रेशे जो हैं ये कोई ऊर्जा वगैरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, जो उपापचय क्रियाएं हैं उसमें सहायक है। शरीर का तापमान जो है बनाए रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए जल आवश्यक है। और आहारी रेशे जैसा कि मैंने बताया इसको भोजन के पाचन में सहायक, ये लिख सकते हैं हम क्या, भोजन के पाचन में सहायक। और कुछ जो अवयव हैं DNA और RNA जो वंशानुगति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये हमारे कुछ क्या हैं, भोजन के घटक हैं। अब यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट जो है इनको एक एक करके, सबसे पहले अगर हम यहाँ लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ये क्या काम आता है, क्या है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट सिंपली भोजन का जो पहला घटक हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो काम, मुख्य रूप से क्या काम होता है इनका, ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा भी अगर यहाँ देखें तो तुरंत हम लिख सकते हैं, तुरंत, शीघ्र, तुरंत, शीघ्र। यानी अगर हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है तो सबसे पहले जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो तुरंत ऊर्जा चाहिए। अगर हम देखते हैं जैसे ग्लूकोज का एक उदाहरण लेते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज ये तुरंत शरीर में जाते ही हमें क्या प्रदान कर देता है, ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये जो है आपका ग्लूकोज, सभी परिचित होंगे इससे, ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर
सामान्य रूप से अगर देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं? सी से होता है आपका कार्बन, एच से क्या होता है? हाइड्रोजन, और O से क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। ये तो ये इन तीनों से मिलकर के, देखो आप देख भी सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और C ये आपका H और ये आपका O। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सामान्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर बात आती है इनका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। जी हाँ, इसको समझें अब। Cn, N जो है आपके क्या होगा यहाँ पर? N जो है, N ये जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ, अगर यहाँ देखें कार्बन, तो कार्बन के अगर हम यहाँ n = 6 रख देते हैं, तो अगर कार्बन 6 हैं तो हाइड्रोजन उसके डबल कर दें 12, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। तो n जो है आपका कोई भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ देखें इस फॉर्मूले में तो क्या था? 6 था। n जो है आपका 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कोई भी नंबर जो है आपका हो सकता है। तो ये आपका सामान्य सूत्र है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम यहाँ देखें किस किस से मिलके बना, ये भी एक क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस किस से मिलके बने होते हैं? तो वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में कभी नाइट्रोजन दे देते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हमने सामान्य सूत्र की भी यहाँ पर चर्चा की। नेक्स्ट अगर यहाँ देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी जो ऊर्जा के जो ये स्रोत हैं, ऊर्जा के जो ये स्रोत हैं, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी के करीब जो है ऊर्जा मिल जाती है। कई बुकों में यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है 4.1 4.2 तक जो है, तो ये नियर अबाउट भाई 4 या 4.1 जो है यहाँ पर। अच्छा, कभी भी इतना नियरेस्ट चारों ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको भी, एक 4.1 हो गया, एक 4.2 हो गया, एक 4 हो गया। तो अलग अलग बुक में पॉसिबल है कि ये कहीं पर 4 या 4.1 हो सकता है, कहीं पर 4.2 भी है, तो ये 4 के अराउंड ही रहेगा, 4 के जो है क्या रहेगा? आसपास रहेगा। तो ऊर्जा में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें कितना दे देता है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। इसके बाद जो आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो जो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।